हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 25 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 24 तक को अपलोड कर दिया गया हुआ है फुल डिस्कशन के साथ, और एडिटोरिया वॉल्यूम 1 के सेट को भी अपलोड किया जा चुका है। कुल 15 सेट थे उसके, उन 15 सेट को आपको अपलोड करके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक साथ वह 15 वीडियो एडिटोरिया को मिल जाएंगे। और इसके बाद ज्ञान बिंदु का अगर सेट लगाना है तो जो व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, यहाँ पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वो भी प्लेलिस्ट में जाएंगे। वहाँ पे ज्ञान बिंदु के जितने भी सेट कराए गए हैं उनको एक साथ प्लेलिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो इससे प्लेलिस्ट में एक साथ क्या करने से क्या होता है कि आपको ढूंढने में आसानी होगी कि सीरियल नंबर वाइज में कि कौन सा सेट क्रमवार है, यानी कि एक सीक्वेंस में है। इसी तरीके से इस ज्ञान बिंदु के कुल 80 सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या हो पाएगा। बावजूद एक और आपसे कहना चाहूँगा, जो प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ एक बात, उसमें आपको एनसीईआरटी के सारे एमसीक्यूज कराए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक विषय का एनसीईआरटी का स्पेशल एमसीक्यूज कराया जाएगा, जिसमें आपको बायोलॉजी के एमसीक्यूज को ऑलरेडी कराया जा चुका है, जो 4 घंटे का महामैराथन सीरीज है। आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, सभी लोग जानते होंगे कि एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी एग्जामिनेशन में। तो वहाँ पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे एनसीईआरटी एमसीक्यूज करके दिया हुआ है। उसमें 2 एनसीईआरटी जो महामैराथन करके अपलोड किया गया है, एक बायोलॉजी का एनसीईआरटी है और दूसरा प्राचीन भारत, जिसे एंसेंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, उस एंसेंट हिस्ट्री का भी वहाँ पे महामैराथन करके पार्ट 1 उसका अपलोड किया गया है। तो आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है एनसीईआरटी का कोई भी सेट। तो चलिए, समय को बिना गंवाए इस सेट की शुरुआत करते हैं, सेट नंबर 25 की पहले प्रश्न के साथ। प्रथम प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। चलिए, पहला ऑप्शन है कि इनका जन्म जो है ईसा की 6वीं शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था। तो यह ऑप्शन सही है। इन्होंने एक नए धर्म यानी कि इस्लाम धर्म, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किया गया। तो यह बात भी सही है। तीसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी 622 ईस्वी से आरंभ हुआ था। तो यह भी आपका सही है। डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि इनकी मृत्यु 832 ईस्वी में हुई थी, यानी कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु 832 में हुई थी, जो कि गलत है। उनकी मृत्यु हुई थी 632 में हुई थी और 8 जून को हुई थी। 8 जून 632 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो यह ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा और हमें गलत ऑप्शन को ही फाइंड करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, चांदी के उत्पादन में भारत का क्रमशः कौन सा राज्य प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आता है, यानी कि चांदी के प्रोडक्शन में पहला, दूसरा और तीसरा राज्य क्रमशः कौन सा है। तो पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा राज्य है कर्नाटक और तीसरा राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, यदि राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि, तो मैंने क्या कंडीशन में मान्यता दे सकते हैं, तो यह होता है 8% वोट चाहिए उसको, क्या चीज़ में, या तो लोकसभा में अथवा विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, चौथे प्रश्न में कह रहा है कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कहा गया है। चलिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तो यह आपका सही है। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया। तो अगर बात की जाए तो यह पूर्वी भाग को उड़ीसा नहीं, ठीक है, इस पूर्वी भाग और असम एक साथ पड़ता था। पूर्वी भाग और असम एक क्षेत्र था, बाद बाकी समूचा एक साथ था। तो यहाँ पे उड़ीसा में नहीं मिला दिया गया था। 2 ऑप्शन गलती हो जाएगा। और तीसरे नंबर अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन, यानी कि बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसी के विरोध में। तो उसका जो है आंध्र के डेल्टा इलाके में उसे वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। तो यह तीसरा नंबर भी आपका सही है। गलत ऑप्शन है केवल 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, जो कि गलत है। भारत जो है क्षेत्रफल के आधार से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और पहला कौन है, रसिया, पहला रसिया है। चलिए दूसरे नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है,
दूसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर अधिकृत है। किसकी बात कर रहा है? भारत की बात कर रहा है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है। तीसरे नंबर ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है कि समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। देखिए समूचा में नहीं है, अधिकांशतः जो है उसका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा है कि जो उसका अक्षांशीय विस्तार जो है वह 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं डिग्री को, 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश तक इसका स्थित है, इसका विस्तार है। तो इस आधार पर क्या होता है कि जितने भी हैं इसका लगभग अधिकांश जो है हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भारत का, समूचा भारत का, तो समूचा नहीं आता है। तो यहाँ पे 3 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, 2 आपका सही है। चौथे नंबर ऑप्शन की बात करें तो क्या कह रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यह आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही है। तो हमें क्या करना था, सही ढूंढना था या गलत? तो सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का चयन करना था। तो 2 और 4 आपका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। किस बाद में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना में, बाद ही नहीं है, ये बाद गलत है, वाद होता है, ठीक है, यह डिबेट होगा अथवा क्या होगा, वाद विवाद या एक निर्णय जो होता है ना उस बारे में कह रहा है, बहस कह सकते हैं। तो यह वाद होगा, बाद नहीं होगा। किस वाद में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता? तो यह जो है भारत संघ बनाम मदन गोपाल, जो कि 1997 है, इसके माध्यम 1997 गलती से मैं बोल गया। तो भारत संघ बनाम मदन गोपाल 1957 वाद जो है उसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना जो है उसको न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। 7वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर बात की जाए भक्ति आंदोलन की, तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नैनार संतों के द्वारा किया गया था। तो यह बात सही है, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। दूसरे नंबर ऑप्शन को पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांशतः संत महात्मा और अब्राह्मण थे, ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण क्या करते, कर्मकांड में विश्वास करते थे, इसलिए अब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण नहीं थे वो थे, ठीक है, और संत महात्मा थे। तो यह 2 ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। तीसरे अगर ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया था, यानी कि इसको जरूरी नहीं बताया था, यह बताया था भाई यह क्या है, दिखावा है, ढोंग है। तो यहाँ पे 3 भी क्या है आपका सही है। तो ऑप्शन डी आपका सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। 8वें नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, 8वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, मिलान करने के लिए कह रहा है। एक तरफ दिशा दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका स्थान दिया हुआ है। अब देखिए इसे हम लोग इस प्रकार से समझेंगे, डायरेक्टली समझेंगे तो आपको इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट आ जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी के बारे में। यह जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जब आप प्रश्न देखेंगे तो इससे आपको स्पष्ट क्या होगा कि यह प्रश्न जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सबसे पूर्वी बिंदु कौन हुआ करता था, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हुआ करता था, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही यह उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, ये सारे बिंदु के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका प्रश्न का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान का। तो चलिए, सबसे पूर्वी बिंदु हुआ करता था आलमगीर, जो कि वर्तमान में कहाँ है, यूपी में। फिर बात करें सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि दक्षिणी पॉइंट की, तो वह हुआ करता था दैमाबाद, और दैमाबाद है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। और तीसरे नंबर ऑप्शन की बात करें तो यह कह रहा है सबसे पश्चिमी, तो यह था सुतका गेंडोर, जो कि कहाँ है अभी, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान यहाँ पे लिख देते हैं, पाकिस्तान, ठीक है। और सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए जो कि मांडा में है, जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर। तो यह आपका इस प्रकार एक सारे के सारे सीक्वेंस में दिया हुआ है। हमें इसे पढ़ के जानकारी मिली कि भाई उस समय कौन कहाँ था और किस क्षेत्र में वर्तमान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9।
थोड़ा सा पिक्चर को लेकर इशू आएगा, लेकिन इतना भी नहीं, आराम से दिख रहा है, ठीक है, मैनेज कर लेंगे। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह नेतृत्व जो है जनरल सर डेविड बियर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। 10वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ की चारों प्रजातियां पाई जाती है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका, और जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में। वैसे तो कछुआ की जरूरी नहीं कि 4 ही प्रजातियाँ होती है, 20 से ज़्यादा उनकी प्रजातियाँ, लगभग 29 के आसपास है। तो यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि चारों प्रजातियाँ जो पाई जाती है वह भितरकनिका जो है राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। और बात करें हम भितरकनिका की तो यह उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में यह भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? तो नहीं है यहाँ पे कॉर्नवालिस, और यहाँ पे विलियम जोन्स, हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉल्डहेड, इन सभी का संबंध एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित है। और इसकी अगर बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, और वह किया गया था 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब वीडियो आप पूरा देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि प्रश्न में मेहनत किया गया है कि नहीं। और उसके बाद अगर नहीं किया गया है तो आप इम्प्रूवमेंट को लेकर और हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा भी मिले। और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो यह आप जानते होंगे। और आप लाइक, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत कम लाइक करते हैं और अपना काम करके आगे निकल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी वीडियो आप पूरा देखें, लाइक करें या ना करें, वीडियो आप पूरा देखेंगे, मेहनत आपको समझ में आएगी। और जब एग्जामिनेशन देंगे तो जब पूरा वीडियो देखे रहिएगा ना तो फिर रिकॉल होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बात करें बलिया, तामलुक और सतारा, इन 3 जगह पर, ठीक है। वह जो कि ऑप्शन है झांसी में नहीं किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन 3 जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अब देखिए 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में शो कर रहा है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियाँ जिम्मेदार है। देखिए हरिजन जो है किसी कारण से पिछड़ा है, उनकी क्षमता में वृद्धि नहीं है, तो वो कमज़ोर हैं, तो वह इसके लिए जिम्मेदार क्या है? अगड़ी जाती है, जिसे फॉरवर्ड कहा जाता है, जिसे फॉरवर्ड कहा जाता है। तो ये ऐसा कहा था H.J. खांडेकर महोदय ने। अब यही जाने कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा था, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बी। हो सकता है उस समय अगड़ी जाति के द्वारा इन्हें दबाया जाता होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस बहस में नहीं पढ़ना है, हमें याद रखना है यह खांडेकर महोदय के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। जोवाई, सूकर एवं जोजाड़ी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ है? तो यह लूनी की सहायक नदियाँ है। और अगर बात की जाए तो लूनी जो है उसका उद्गम, उसका जो है वो निकलता कहाँ से? तो राजस्थान जो है, राजस्थान के राज्य के अजमेर के निकट जो अरावली श्रेणी होती है, उस श्रेणी के नाग पहाड़ी की पश्चिमी ढलान से इसका उद्गम होता है, यानी कि वहाँ से ये निकलती है और कच्छ के रण में जाके यह लुप्त हो जाती है। कच्छ का दलदली क्षेत्र जो होता है उसमें जाके यह लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है या कहाँ से लिया जाता है? तो यह लिया गया है कनाडा से। कनाडा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि विजयनगर के विरुद्ध तालकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाया था? यानी कि इन 3 राज्य एक साथ हो गए थे, संगठन बनाए थे, और कहाँ पे आक्रमण किया था? विजयनगर के विरुद्ध तालकोटा के युद्ध में। तो यह थे दोस्तों, इन 3 राज्य थे बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। इन्हों तीनों ने मिलकर एक संगठन बनाया था और तीनों ने मिलकर विजयनगर के विरुद्ध आक्रमण किया था तालकोटा के युद्ध में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। इस वाले स्लाइड में थोड़ा सा और पिक्चर में परेशानी आ रही है। हालांकि चलिए परेशानी कितनी भी आए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। होता क्या है ना कि एक स्कैनर लेना होगा और स्कैनर में उसे स्कैन करके, जिससे क्या होता है एकदम बेहतरीन HD क्वालिटी का पिक्चर आता है, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं, तो वो भी अवेलेबल होगा। धीरे धीरे सब चीज़ हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगर शुरुआत करते हैं तो पहले पिछले वाले प्रश्न का आंसर हो जाता था
ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों का तीनों सही था। 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है। यानी कि भारत 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ था उसके बाद इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है किनका जन्म हुआ था, तो यह जन्म हुआ था द्रौपदी मुर्मू का। द्रौपदी मुर्मू की अगर बात की जाए तो उनका जन्म हुआ था 1958 में, 1958 में। और प्रतिभा देवी पाटिल का जन्म हुआ था 1934 में। प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था यहाँ पे 1935 में। इनका 34 है, इनका 35 है, 1935। और रामनाथ कोविंद की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1945। तो यह यहाँ पे 1945 है साथियों। तो यहाँ पे इन सब का जन्म, इन तीनों का, यानी कि प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद का जन्म स्वतंत्रता से पूर्व हुआ था। और इनका जन्म यानी कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था 1958 में, जो कि स्वतंत्रता के बाद हुआ था। और यह वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी क्या है, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा जो अहम बदलाव हुआ था उसमें क्या था। तो यहाँ पे जो यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य था उसको भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, तो यह तो सही है। दूसरे नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा रानी का प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया, तो यह भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी, ऐसा नहीं हुआ था, तो 3 आपका गलत है। सही नहीं है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 14 जून 1995 को किया गया था, तो यह सही है। और यह एक अर्धन्यायिक प्राधिकारी है, तो यह भी सही है। इसके द्वारा दिए गए सेवाएं निःशुल्क होती हैं, तो यह भी सही है। और डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि इसके द्वारा पारित आदेश अंतिम और बाध्यकारी होता है, ऐसा नहीं है, बाध्यकारी नहीं होता है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो अपील आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसका डिटेल्स पढ़ेंगे बैंकिंग लोकपाल का, तो वहाँ पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, तो यहाँ उतना डिटेल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जानकारी होनी चाहिए कि यह अंतिम और बाध्यकारी नहीं होती है। आप असंतुष्टि की दिशा में इस पर अपील कर सकते हैं और यह क्या करेगा, निःशुल्क आपको सुविधा देगा, सॉर्ट आउट करेगा आपके प्रॉब्लम को। चलिए 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अमन, ओस तथा बोड़ो किस फसल की प्रमुख जातियाँ हैं या प्रजातियाँ हैं। तो यह चावल की जो है एक किस्म है, प्रजाति है अमन, ओस और बोड़ो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं और उनके समय को सुमेलित करना है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। 1556 की अगर बात करें तो 1556 में क्या हुआ था, हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, यानी कि ए का ऑप्शन 3 के साथ सही मिलान हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में हेमू और अकबर के बीच। चलिए 1526 की अगर बात करें तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। सी नंबर ऑप्शन की बात की जाए 1761 की, तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, तो यह हो गया सी का ऑप्शन नंबर 4 के साथ। डी नंबर में क्या कह रहा है कि 1739 में क्या हुआ था, तो नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में कत्लेआम किया गया था, वह किया गया था आपका पहले नंबर ऑप्शन के साथ, तो डी का 1 के साथ मैच हो जाएगा। चलिए अगर डी का 1 के साथ देखेंगे तो एकमात्र ऑप्शन सी दिख रहा है, तो यहीं से आप सी नंबर ऑप्शन को आप टिक आउट कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था और उनका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ऐसा क्यों किया जाता था, तो होता था कि प्रशासन जो है, प्रशासन सही रूप से, सही तरीके से या अच्छी तरीके से चलाया जा सके, इसके लिए इन्हों कई इकाइयों में इन्हें मुगल साम्राज्य में बांट दिया जाता था, ताकि प्रशासनिक कार्रवाई जो है वह आसानी से की जा सके और अति सुविधाजनक हो सके। तो इसके लिए क्या किया गया था कि सूबा, सरकार, परगना और गांव, इस माध्यम से क्या किया गया था, इकाइयों को बांटा गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उपापचय दर सर्वाधिक होता है, तो यह होता है चूहे में। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि युवा 2.0 युवा लेखकों को परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री योजना, ठीक है, उसकी शुरुआत जो है किसने की थी? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। ऐसी कौन सी धातु के ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो यह हो जाएगा आपका एस्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यह क्या करता है? धातु के ऑक्साइड हैं। यह जो एस्फोटेरिक जो है ऑक्साइड, वह एक धातु के ऑक्साइड है जो अम्ल के अलावा क्षारों के साथ भी रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास निम्नलिखित में कहाँ हुआ था? तो यह अभ्यास जो है जापान में हुआ था, और यह जो है 26वां या कोई भी मालाबार की अगर बात करें तो यह हुआ था जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन चारों गुटों का एक क्या था? संयुक्त सैन्य अभ्यास था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में एक रियासत मंत्रालय बनाया गया था? तो रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए वह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्या किया गया था? एक रियासती मंत्रालय बनाया गया था। डी नंबर ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है, तो उसमें सिर्फ ऊर्जा संरक्षित रहता है, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो आप जानते होंगे, यह पहले भी प्रश्न में आ चुका है, भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को देखा जाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक घटक है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते ही होंगे CO2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो ऐसा किया जाता है, देखा जाता है कि जो दिल की फंक्शनिंग है, जो है प्रक्रिया, वह सुचारू रूप से सही तरीके से चल रही है कि नहीं, इसे देखने के लिए जो है मानव शरीर की पल्स दर यानी पल्स रेट की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है असत्य कथन का चयन करना है। देखिए पहले नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि RBI के प्रथम गवर्नर सर और ओसवर्ड स्मिथ थे, तो यह आपका क्या है? सही है। दूसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI के गवर्नर CD देशमुख थे, तो यह भी सही है ऑप्शन। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर LK झा थे, जब नेशनलाइज हुआ था तो उस समय क्या थे? RBI के गवर्नर LK झा थे, तो यह भी सही है। डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि केंद्रीय बैंक के रूप में RBI की संस्तुति शिवरामन समिति ने किया था। देखिए यह जो है हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसका किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किया गया था इसका RBI का स्थापना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक पॉइस श्यानता गुणांक की SI मात्रा का क्या होता है? 1/10 होता है, जो कि आपका 10वां भाग है, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट का मूल स्थान कहाँ है? राजस्थान हाई कोर्ट के मूल स्थान की बात करें तो इसका मूल स्थान जोधपुर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में शो कर रहा है। 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत की महिला जूनियर टीम ने कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो किस देश में आयोजित की गई थी? तो यह मिस्र की राजधानी काहिरा में इसका आयोजन किया गया था, और इसमें भारत की तिकड़ी ईसा सिंह, नाम्या कपूर और विभूति भाटिया ने, इन तीनों ने जो है यह तीनों तिकड़ी ने कमाल किया था और कांस्य पदक जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36। किस सेना ने अपने अधिकारियों के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा यानी कि वेपन सिस्टम ब्रांच की स्थापना की है? तो ऐसा स्थापना किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा, यानी कि इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। 37 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, और उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह भी आपका साधारण प्रश्न है, यानी कि साधारण इसलिए क्योंकि परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो सोडियम गैस रहता है, ठीक है, उनमें सोडियम गैस का यूज किया जाता है।
38 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनको नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है। तो यह प्रावधान जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार की अगर बात की जाए तो इसमें एलेस बिलियात्सात्की रूसी समूह मेमोरियल, यूक्रेन के संगठन सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टी, इन सभी को यह 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है। तो उनका जो है यह माध्यम होता है ऊष्मा विकिरण का। और आपसे पूछ दिया जाए कि भाई सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो साधारण प्रश्न है, आप जानते भी होंगे, 8 मिनट और 16.6 सेकेंड। ठीक है, 16.6 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। और आपसे ये भी जान ले कि सूर्य का घनत्व जो होता है वो पृथ्वी के घनत्व का क्या होता है, 1/4 होता है। क्या चीज़, सूर्य का घनत्व जो है, सूर्य का घनत्व, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सूर्य का घनत्व जो है वह पृथ्वी के घनत्व का 1/4 होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिकता सेवाएं दिवस, नागरिकता यानी कि सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। तो सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ठीक है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है। देखिए अगर आप नहीं जानते हैं तो जानिए, यह जो है फाइटोप्लैंक्टन्स, यह क्या करता है कि हम जो भी जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य प्राणी हैं जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उनमें यह 50% ऑक्सीजन जो है इन्हीं के द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह फाइटोप्लैंक्टन्स है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स की अगर बात की जाए तो यह एक सूक्ष्म है, सूक्ष्म यानी कि छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा सा समुद्री पौधा होता है। इसके द्वारा जो है कुल उत्पन्न ऑक्सीजन का 50% हिस्सा इसी के द्वारा तैयार किया जाता है या उत्पादित किया जाता है। तो यह हमारे जीवन का सोच सकते हैं कि प्राथमिक है कि नहीं, तो प्राथमिक क्या है, उत्पादक है, प्राथमिक घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स। चलिए यह प्रश्न बहुत ही मज़ेदार था और बहुत ही अच्छा लगा, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ भी हमें मिली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, जनसंख्या का पारिस्थितिक अध्ययन किसे कहते हैं। तो यह पारिस्थितिक अध्ययन कहते हैं, जब जनसंख्या का पारिस्थितिक अध्ययन किया जाता है तो उसको डेमिकोनोलॉजी कहा जाता है, डेमिकोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका शो कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। तो यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सबसे उत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। 45 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो धर्म सुधार आंदोलन जो है वह औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। पुनर्जागरण, वैज्ञानिक आविष्कार और सामंतवाद जो है वह औद्योगिक क्रांति का कारण था, लेकिन धर्म सुधार से इसका लेना देना नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है जैव संचयन। ठीक है, जो वेस्टेज जो होता है ना, वेस्ट पदार्थ जो है इसमें क्या होता है, जमा होता है, उसी को जैव संचयन कहा जाता है। 47 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने यूएन चीफ के साथ मिलकर गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो यह मिशन लॉन्च किया गया था मिशन लाइफ। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है, आप जानते होंगे, बहुत ही यंग है, जिनका नाम है उल्फ क्रिस्टर्सन को स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में सम्मिलित किया गया है या अपॉइंट किया गया है। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछ दे कि यह किस पार्टी से है, तो यह कंजर्वेटिव पार्टी से है, कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव पार्टी से इनका संबंध है, और कंजर्वेटिव नहीं है, पूरा नाम है कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी। कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी, इनका संबंध इस पार्टी से है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में फ्रांस सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका को अपने सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला आर्ट्स ड, देखिए ये पढ़ने में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। देखिए आराम से पढ़ते हैं। पूछा गया है कि फ्रांस सरकार के द्वारा निम्नलिखित में किस भारतीय गायिका को, यानी कि इंडियन सिंगर है, अपने सर्वोच्च सम्मान, तो यह सर्वोच्च सम्मान फ्रांस का है और इसका नाम है सेवेलियर डे ल आर्डे ड्रेस ऑर्ट्स एट डेस पुरस्कार। नाम तो अजीब ही है, लेकिन इसी तरीके का नाम रहता है। तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह हो जाएगा अरुणा साईराम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा की बात की जाए तो यह एक मांस भक्षी है। हाइड्रा क्या है? एक मांस भक्षी है, और यह जो है निडेरिया संघ का प्राणी है, जंतु है, निडेरिया जीव है, यह निडेरिया संघ का, निडेरिया एक संघ है, उसके अंतर्गत यह हाइड्रा आता है। और इसका मूल शरीर जो होता है वह स्टेम कोशिकाओं का बना होता है, स्टेम कोशिका का इसका मूल शरीर बना होता है, और ऐसा माना जाता है कि यह कभी नहीं मरने वाला होता है, अमर होता है एक तरीके से, ठीक है। और आप पूछेंगे कि भाई अमर रहेगा तो इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, तो ऐसा नहीं है, इसको भी कोई दूसरे कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। इस प्रकार से इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ऐसा बताता है कि भाई इसका सेल जो है ना वो बूढ़ा ही नहीं हो पाता है, हमेशा सेल डिवीज़न होते रहता है और रुकता नहीं है। तो इस कारण से इसे अमर बोला गया है कि लगभग अमर रहता है, ये मरता ही नहीं, ऐसा बोला गया है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। असत्य कथन का चयन करें। पहले नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर जो है तब तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। तो सही बात है, जब तक कोई उस पद पर नियुक्त नहीं होंगे तब तक प्रोटेम स्पीकर जो है वह कार्य का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का अध्यक्ष समान सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो यह भी आपका सही है ऑप्शन। बी नंबर अगर सी नंबर ऑप्शन की बात करें तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। तो सही बात है, ऑप्शन सी भी सही है। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि लोकसभा भंग होते ही अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। नहीं, लोकसभा जब भंग होता है तो अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता है, यानी कि अध्यक्ष जो है वह क्या करते हैं, उनको रिजाइन देना नहीं पड़ता है। होता क्या है कि इस स्थिति में अध्यक्ष संसद का सदस्य नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन उनको अपना रिजाइन देना जरूरी नहीं है, उनका रिजाइन देना अनिवार्य है, वो रिजाइन नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो जैसे ही मतलब भंग हो जाएगा लोकसभा तो वो उनका पद रिक्त हो जाएगा, नहीं, रिजाइन देना उनका कोई ऐसा नहीं है जरूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले साम्यवादी शासन की अगर बात की जाए, सबसे पहले स्थापना रसिया में हुई थी, यानी कि रूस में हुई थी। 54 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अब देखिए, एक तरफ चर्चित स्थल है और दूसरी तरफ चर्चा का कारण है। किस कारण यह चर्चा में था? पहले नंबर अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है एकता नगर, ठीक है। एकता नगर की हम बात करें तो यह देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है। तो बहुत अच्छा है, ऑप्शन ए का 1 नंबर ऑप्शन के साथ सही मुँह मिलित हो, इसी कारण वह चर्चा रहता है, लोग इसके जानते हैं, इसकी विशेषता है। बड़ोदरा की अगर हम बात करें तो बड़ोदरा C-295 विमान निर्माण संयंत्र है, यानी कि यहाँ पे C-295 विमान का निर्माण किया जाता है, एक संयंत्र है, कारखाना है। तो यह भी सही है, यानी बी का 2 के साथ हो जाएगा। सी में क्या है, कदमत समुद्र तट, यहाँ पे क्या होता है, ब्लू बीच की सूची में इसे शामिल किया गया है, यह इसलिए प्रसिद्ध है, चर्चा का कारण है। लोथल की बात की जाए तो लोथल गुजरात में पड़ता है, आप सभी जानते हैं। तो लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थल के लिए चर्चा का कारण है, यानी कि प्रसिद्ध है, यानी इसकी विशेषता है। तो यह आपका सही हो जाएगा, डी का 4। तो राइट सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55।
55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मनुष्य का एक कवक जनित रोग यानी कि फंगल बॉर्न डिजीज क्या है, तो वह होता है रिंग बॉर्न, ठीक है, जिसे दाद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, दादा लिख दिए, ओहो माय गॉड, दादा नहीं है भाई, दाद है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किसने नई पुस्तक एशिया का परमाणुकरण जारी किया है, तो यह पुस्तक एशिया का परमाणुकरण एक शीर्षक है। इस पुस्तक को जो पूछा गया है किसने जारी किया है, तो यह एक फ्रांसीसी लेखक है, रेने नावा, उनके द्वारा इस पुस्तक को जारी किया गया है। 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अर्थविज्ञान यानी कि इकोनॉमिक साइंस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। इसके द्वारा जो है वह अर्थविज्ञान यानी कि इकोनॉमिक साइंस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा फल नट है, तो यह जो कैशव है, कैशव नट यानी कि कैशव, जिसे काजू कहते हैं, अजीब नाम है, बहुत अच्छा नाम है और खाने में तो उतना ही शानदार है। यह काजू जो है वह नट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 59 नंबर प्रश्न यानी 59 नंबर प्रश्न में बात करें तो पूछा गया कि यूनेस्को ने सोहरा में मॉम्लुह गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में चुना है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो यह दोस्तों जो है मेघालय में अवस्थित है और दुनिया का पहला 100 IUGS वैज्ञानिक जो है भूवैज्ञानिक स्थल में इसे चुना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि RN मल्होत्रा कमेटी का संबंध है, तो RN मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है, बीमा क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फ्लाइंग गिलहरी एवं लॉयल टेल्ड मकाक किस क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थानीय प्रजाति है, यानी कि वहाँ का स्थानीय प्रजाति है, तो यह पश्चिमी घाट का स्थानीय प्रजाति है, फ्लाइंग गिलहरी और लॉयन टेल्ड मकाक। 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नेत्र प्रचलन के नियमन हेतु किसकी नेत्र पेशियाँ पाई जाती है, कितनी, किसकी नहीं कितनी नेत्र पेशियाँ पाई जाती है, तो यह हो जाएगा कुल मिला के 6, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि क्यू किस खेल से संबंधित है, यानी कि क्यू शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो यह हो जाएगा आपका बिलियर्ड्स। होता क्या है कि आप बिलियर्ड्स में देखते होंगे स्क्वायर टाइप का टेबल होता है और सभी चारों कॉर्नर पर एक वहाँ पे होल होता है और उस होल में छड़ी की सहायता से क्या किया जाता है, उसमें गोल किया जाता है, यानी उसके अंदर बॉल को डाला जाता है, तो उस छड़ी को ही क्यू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जो वैसे विटामिन जो वसा में घुलनशील हो जाते हैं तो वह कौन से होते हैं, वह होते हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था। भारत में पहला फैक्ट्री कानून सन 1881 में बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस का संयंत्र उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की अगर बात की जाए तो इसका उद्घाटन आपको पंजाब में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है, तो यह गोवा में स्थित है और भारत के गोवा में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन में अगर देखते हैं तो डिप्थीरिया जो है आपका जो सी नंबर ऑप्शन में शो कर रहा है वह दिल से संबंधित नहीं है, बल्कि क्या है यह अधिकांशतः जो है वह गले में होता है, गले के में होता है और तथा टॉन्सिल को क्या करता है, यह प्रभावित होता है, तो गले से ऊपर होता है, लगभग गर्दन के ऊपर होता है, ठीक है। तो इसका संबंध जो है गले में कह सकते हैं और गर्दन के ऊपर होता है ना, गर्दन के ऊपर अधिकतर, तो इसका संबंध दिल से नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, हाल ही में किसे नए रक्षा सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो नए रक्षा सचिव बने हैं गिरिधर अरमाने, ऑप्शन नंबर ए।
70 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वह थे यूएस ढेबर। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है डॉक्टर, देखिए डॉक्टर रामेश्वर उरांव। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो है वर्तमान में कौन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यह आयोजन की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन, पढ़ते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि महिमा रिसर्च फाउंडेशन, समाज कल्याण विभाग, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू, यानी इन सभी के द्वारा किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इन सभी के द्वारा किया गया है। 72 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि एंटवर्प हीरे की तराशने एवं व्यापार का एक अग्रणी स्थल कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है नीदरलैंड में। नीदरलैंड जानते हैं, डच वाला, तो वही नीदरलैंड है। 73 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक लोलक का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ए है, तो एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान क्या होगा। तो इस समय इसका आंसर हो जाएगा 4A। ठीक है, 4A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता क्या है। तो यह प्रत्यक्ष निर्भरता द्रव्यमान पर उसके निहित होती है, यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किसी वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 23 जनवरी को नेताजी के किस जयंती के अवसर पर मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई थी। तो इसका शुरुआत किया गया था 125वीं जयंती पर, और यह किनके द्वारा किया गया था, तो लद्दाख के सांसद के द्वारा किया गया था। लद्दाख के सांसद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा है, कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराना है। जो कि उनके बहुत सारे योगदान को क्या किया गया है, छुपा दिया गया है, ऐसा बता रहा है इसके माध्यम से। तो उसके बारे में लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। ठीक है, चलिए। और यहाँ जो है लद्दाख के सांसद जामयांग, ठीक है, लद्दाख के सांसद के नाम जान लेते हैं, जामयांग सेरिंग के द्वारा किया गया है, और लंबा नाम है, और इसमें जोड़ेंगे तो जामयांग सेरिंग, ठीक है, और साथ ही साथ इसका नाम होगा नामग्याल। पूरा नाम है इनका नामग्याल। बहुत अच्छा नाम है भाई, इस तरीके का नाम आप भूलेंगे नहीं, बहुत अच्छा रहता है याद करने में। तो इनके द्वारा यह जो इस अभियान शुरुआत की गई, मैं भी क्या शुरू किया गया, मैं भी सुभाष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। 76 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या है। तो वह है ब्रेन। ठीक है, उसको ब्रेन नाम दिया गया था, यानी कि सी ब्रेन। अगर बात की जाए तो इसका जो है, इसे कब खोजा गया था, तो यह विकसित कब किया गया था, 1987 में किया गया था। 1987 में यह विकसित वायरस था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 77। 77 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है। यदि शिक्षक ने 13 दिया, यानी कि 13 रुपया दिया, जिससे कुल राशि 49 हो गया, तो बताएं वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए, यह प्रश्न आपको मैथ का है और खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट में जैसे लिखेंगे 77 का इतना नंबर आंसर, 77 का आंसर क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो इसका कमेंट करके ज़रूर आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न बहुत ही आसान है, आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। यदि एक निश्चित कूट भाषा में DIUGNAL को LANGUID, यानी देखिए यहाँ पे रिवर्स है, इधर से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे D से है तो D पीछे से जाएगा, तो जस्ट रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, E से शुरुआत हो रहा है तो E पीछे से आएगा, ELKCAHS, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उल्टा करके लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। 79 में क्या कह रहा है, देखिए अगर आप समझेंगे तो ईजिली है, नहीं समझेंगे तो टफ हो जाएगा क्वेश्चन।
देखिए यह एक होता है ना, यह मान लेते हैं यह घड़ी, ऐसे तो यहाँ घड़ी नहीं है, फिर भी देखिए घड़ी कैसे चलती है, घड़ी इस तरीके से चलती है क्लॉकवाइज, यह क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यह इस प्रकार से चलेगी, यह इस प्रकार से चल रही है ना, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, ये उल्टा चल रहा है, जबकि घड़ी ऐसे चलती है ना। तो अब देखिए मान लीजिए कि यह इधर आया, फिर इस तरीके से जा रहा है, यह एरो इधर आके इस तरीके से जा रहा है, यह एरो इधर आके इस तरीके से जा रहा है, लेकिन यह इस साइड में जा रहा है, यानी कि यह एंटी क्लॉक जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में शो कर रहा है। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। अब 80 नंबर प्रश्न को क्या करना है, आराम से आपको सॉल्व करना है, यह भी आप ही करेंगे, मैं नहीं करूँगा। 76-20 का ऋण है, 76-20 का, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। और यहाँ पे वार्षिक दर पर 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 16×48 परसेंटेज के लिए आप क्या देंगे, 100। 4% करते हैं तो 400 देते हैं ना, तो यह 100 यहाँ नहीं होगा, क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे 2 बार में कटेगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो क्या करना है, 3 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यह रहा, और कितना हो गया, 3 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त कितना का होगा, आसान से। तो इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर खुद ही बताएंगे, हम आंसर भी नहीं बताएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या उसी संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच का अनुपात 4:1 है, तो अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वह संख्या क्या है। देखिए सबसे पहले तो हम आपको क्या करेंगे, इसको इसलिए मैं बताऊंगा क्योंकि ट्रिकी है, परीक्षा में आपको सॉल्व नहीं करना है, बस समझ लेना है। अब 2 स्टेटमेंट आपको मिला, क्या मिला, 2 अंकों की एक संख्या है, चलिए कोई बात नहीं, उस संख्या के इसको पढ़ना है आपको, दोनों अंकों के योग के बीच का अनुपात क्या है, 4:1, ठीक है। किसका, उसी संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच, किसका, संख्या और संख्या के योग, उस एक तरफ संख्या यानी कि मान लेते हैं जैसे 24 हुआ ना, और इस दोनों का अंकों का योग तो क्या होता है 6, तो इसका क्या है अनुपात 4:1 है, तो 6 चौका 24, तो 4:1 ही ना बनेगा। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो यह 4 और 2 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे 36 है, तो 36 में क्या करना है, सॉरी 63 है ऑप्शन नंबर बी में, तो 63 तो यहाँ हो ही गया, और यहाँ पे इसको अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 9, तो 9 7 63 7:1 होगा, तो यह तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब सी नंबर को चेक कर देते हैं, इस दोनों के बीच में क्या है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे आपका 36 आ जाता है, और इस दोनों को जोड़ देते हैं 6 और 3 को, तो 9 हो जाता है, तो 9 चौका 36 यानी 4:1 है, तो यह दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। इस कंडीशन के साथ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इजी है, आप ऑप्शन के थ्रू करेंगे ना, सॉल्व करेंगे, जरूरी नहीं कि कलम उठाएं बिना आंसर पढ़े आप चलते चलेगा, ऐसे कीजिएगा तो परीक्षा में एग्जामिनेशन में क्या होगा, समय लैप्स होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी बात करें 82 नंबर प्रश्न की, तो 82 नंबर में कह रहा है कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस कारण से की गई, तो वह स्वराज पार्टी की स्थापना है वह किया गया गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन और वापस लिया गया था, इस कारण से, ठीक है। और काउंसिल में जो प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाना ढंग से कार्य न कर देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इस दोनों कारण के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। और आपको पूछा जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो यह की थी मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। और आपको यह बताना है कमेंट करके, आप बताएंगे 82 नंबर का, ठीक है, ऐसे करके नहीं बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। 82 में बताना है कि आपको स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, आप लिखेंगे स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश्ड ऑन इतना, है ना, आपको लिखना है। और मैं ये बता रहा हूँ कि मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की, इसलिए की गई कि गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग व आंदोलन को वापस लिया था चौरा चौरी कांड के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 83 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र के द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। देखिए ऐसा किया जाता है,
आप देखेंगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 270 के माध्यम से ऐसा प्रावधान है। क्या किया जाता है? केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है किसको? टैक्स को। लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है किसको? किया जाता है आर्टिकल 270 के तहत। 84 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार करना है। तो देखिए इसमें से कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस को, तभी तो पता चल पाएगा कि कौन सा सही है। पहला नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 1845 में पहला अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था, जो कि सही है, और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए ऑप्शन 1 तो आपका सही हो गया। दूसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था। तो 2 नंबर ऑप्शन भी सही हो गया। तीसरे नंबर ऑप्शन की बात करें तो 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए थे, ठीक है, और उसके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध शुरू हुआ। तो तीनों के तीनों सही है, जो कि कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी आपका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम पहल किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत की गई है फीफा के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। किस 2 जैन तीर्थकों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि, यह 2 जैन तीर्थकर है, उनका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों के विचार का मिलान करना है। चलिए देखते हैं सब लोगों का क्या क्या स्टेटमेंट आ रहा है। तो पहला नंबर अगर बात की जाए मैक्स मूलर, ठीक है, मैक्स मूलर की अगर बात की जाए तो उनका संबंध है मध्य एशिया से, ठीक है। चलिए देखेंगे, जब तक ऑप्शन नहीं देखेंगे तो मैंने बताया कैसे, क्योंकि मेरे पास सामने कंटेंट है। चलिए देखते हैं। अभी क्या करते हैं कि वहाँ जो एक स्लाइड में रह गया था क्या चीज़? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए रह गया था, और ए में क्या था? मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब कैसा लिखा आप लोग समझिएगा। मैक्स मूलर लिख दिया, और दूसरी तरफ क्या था? तिब्बत था, तिब्बत था। ऑप्शन इस साइड में, राइट साइड में तिब्बत, तिब्बत हो गया, है ना। अब क्या करना है? मैक्स मूलर का संबंध किससे था? मध्य एशिया थे। अब यहाँ से मिलाने में समझ में आएगा। बाल गंगाधर अगर तिलक की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक का संबंध था उत्तरी ध्रुव से, यानी कि बी का थर्ड हो जाएगा। सी नंबर यानी कि दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो इनका संबंध किससे था? इसका संबंध था दयानंद सरस्वती जी का तिब्बत से, ठीक है। और बात की जाए गंगानाथ झा, जो कि ऑप्शन डी में है, उनका संबंध था ब्रह्म ऋषि देश थे। गंगानाथ है, गंगानाथ नहीं, हालांकि गंगानाथ होना चाहिए, पता नहीं, तो इसका ब्रह्म ऋषि देश से है। और प्रोफेसर पेनका का संबंध कहाँ से? जर्मनी से। इस प्रकार अगर देखेंगे तो राइट मैचिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगी भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8586, ठीक है, 8586 मीटर। और यह जो है विश्व की सबसे तीसरी ऊंची है, दुनिया की सबसे ऊंची, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की सबसे बड़ी चोटी है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। 89 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो यह काटती है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे? यानी कि कौन इसमें से शामिल नहीं हुए थे? तो यह हुए थे आसफ अली। आसफ अली मुस्लिम लीग के सदस्य थे और अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। यह 9 डिग्री चैनल की अगर बात की जाए तो यह मिनी काय लक्षद्वीप समूह में अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल इसको अलग करता है, ठीक है, मिनी काय और लक्षद्वीप को। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी राज्य में नगरपालिका का शिक्षा सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम होता है? तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है उनके द्वारा राज्य में नगरपालिका का जो सीमा क्षेत्र है उसे अधिसूचित करने का अधिकार होता है, उन्हीं के पास राइट होता है। तो संबंधित राज्य के राज्यपाल सही उत्तर हो जाएंगे। 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो
तो यह हो जाएगा मयूराक्षी परियोजना। यह मयूराक्षी परियोजना है जिसे कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। नोट छापने के कागज़ बनाने वाला सरकारी खाका। देखिए, नोट छापना नहीं कह रहा है, नोट छापने का जो कागज़ होता है उसको बनाने वाला सरकारी खजाना की बात की जाए तो यह होशंगाबाद में है, जो कि आपका एमपी में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। 95 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर सबसे ज़्यादा हुआ, यानी सर्वाधिक रहा। तो यह हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 97 में लाया गया था या क्रियान्वित किया गया था। 96 नंबर प्रश्न में है कि एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, किस काल की कृति है। तो यह राष्ट्रकूट काल के समय का है, राष्ट्रकूट काल की कृति है। उसी के समय जो है यह एलोरा की गुफा नंबर 15 में, जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की है कृति है, यानी कि यह किया गया है राष्ट्रकूट काल के दौरान। 97 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। श्रेणी की अगर बात की जाए तो जो वर्ण होता था श्रेणी, उसके बारे में क्या है, असत्य कह रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, कह रहा है कि श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठन थी, तो यह सही है। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि उत्पादिक वस्तु, उत्पादिक नहीं होना चाहिए था, उत्पादित होना चाहिए, ठीक है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, तो यह सही है। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि श्रेणी अपने सदस्यता के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करता था, तो यह भी सही है। और डी की अगर बात की जाए तो श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। देखिए साथियों, मैं गलत आंसर तो नहीं बताऊंगा, गलती मेरे से हो सकती है, इसमें मेरा यह भी सही लग रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आंसर की बता रहा है कि ऑप्शन डी होगा, तो आपको बताना है कि भाई सारे के सारे सही हैं कि नहीं, है ना, इसमें कोई असत्य नहीं है, ठीक है। तो मेरा मत ये जा रहा है कि इसमें सभी सत्य है, सभी सत्य है, लेकिन अब आपको बताना है, चूंकि आंसर की डी बता रहा है, तो आप देखिए भाई क्या होगा। मेरे हिसाब से सभी सत्य है। चलिए, जो आप कमेंट करेंगे, जो आप लोगों की मेजोरिटी बनेगी वही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। किस जीव को संरक्षण के लिए सेब नामक कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। तो अगर बात की जाए किसके संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया गया था, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यह हो जाएगा आपका गिद्ध। गिद्ध लगभग विलुप्ति हो चुका है, शायद ही देखने को यदा कदा मिल जाता है। हालांकि इस दिशा में जब कदम उठाया गया है तो गिद्धों की प्रजातियां जो है, गिद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है, गिद्ध की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन वह लगभग विलुप्त हो चुकी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन को कब से लागू किया गया था। तो यह 74वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसे 1 जून 1993 से लागू किया गया था। 100 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, भाई इसमें से क्या है, कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन की, जो कि आया था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को, मार्च हो गया तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। 24 मार्च 1946 को यह आया था और इसमें क्या किया था, इसमें अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई थी, तो यह आपका सही है, ठीक है। दूसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार क्या किया दोस्तों, हम लोगों ने सेट नंबर की अगर बात की जाए तो कुल हमारा सेट 25 तक कंप्लीट हो चुका है। यह सेट नंबर 25 था और ज्ञान बिंदु के टोटल 80 सेट है, ठीक है, 80 सेट है, जिसमें से हम लोगों ने 25 सेट को कंप्लीट किया, मात्र 25 सेट ही हुआ, आधा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 55 सेट और बचे, ठीक है। इस 55 सेट के लिए आप बने रहेंगे। सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 को पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों लाइक बिल्कुल करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आपका एक लाइक है, हालांकि लाइक से मुझे कुछ मिलता नहीं है, मुझे एक ही मिलता है कि मैं ऊर्जावान होता हूं, और क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट तभी मिल पाएगा जब आप लाइक करेंगे, मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है। और कभी भी कोई डाउट हो तो सम्मानपूर्वक रिस्पेक्टफुल कमेंट जरूर कीजिए, डाउट क्लियर होगा तो बेहतर होगा। यह हम और आप दोनों के लिए बेहतरी होगी। जब आप सम्मानजनक कमेंट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि मज़ा आता है, एक दूसरे के साथ क्या होता है, आदान प्रदान सही तरीके से होता है। निगेटिव कमेंट करने से क्या होता है,
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैनर वो नहीं कहता है। तो चलिए हम लोग सेट को कंप्लीट किए हैं 25 नंबर, और कुल मिला के हमें 80 ज्ञान बिंदु के टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट करना है, और इसमें आप सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टेस्ट में, टेस्ट नंबर 26 में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।